हम्म सो ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने लास्टली देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और फिर डिफरेंट बॉडीज के लिए वो जो स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है जिसको V से डिनोट करते थे, वो सब हमने देखा। ओके, अभी आज हमें देखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या देखना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो अगर ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में है तो हम उसके बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर स्प्रिंग का सिस्टम है तुम्हारा तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी को हम बोल देंगे कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अगर सिस्टम तुम्हारा कोई मैग्नेटिक फील्ड वाला है और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो तो वहां हम बोल देंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। वही देखा था हमने, वो हमारा जो मेन पोटेंशियल एनर्जी हम देखते थे कि ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है और अगर कोई हाइट पर जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला से mgh। तो m तो तुम्हारा उतना ही है, g भी तुम्हारा उतना ही है, लेकिन h तुम्हारा बढ़ गया। पहले h था 0 मीटर, अब हो गया सपोज 10 मीटर, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से? ऑब्जेक्ट के पास वहां रखा हुआ था, वहां तो थी नहीं, और ऊपर रख दिया तो आ गई। वो कहां से आई? जो हम उठाकर ला रहे हैं ना, तो हमारी मसल एनर्जी ने मसल एनर्जी का यूज करके हमने उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखा। तो ये जो हमारी एनर्जी थी, मसल एनर्जी, वो वेस्ट नहीं हुई, वो उसके अंदर ट्रांसफर हो गई। क्योंकि एनर्जी, वही हमारा लॉ, कैन neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one form to another form। हमारे पास, हमने खाना खाया, खाने में एनर्जी थी तो हमारे पास एनर्जी आ गई। हमारे पास मसल एनर्जी आ गई और हमने ऑब्जेक्ट को उठाकर एक हाइट पर रख दिया तो वही एनर्जी कहाँ चली? अब बोलेंगे यार इतना काम किया, हम थक गए। हम थक गए मतलब हमारी एनर्जी डाउन हो गई। अरे हमारी एनर्जी डाउन हो गई तो एनर्जी गई कहाँ? जो तुमने काम किया वहां पर एनर्जी चली गई। हमने क्या काम किया? एक पत्थर को नीचे से उठाकर ऊपर रखा तो हमारी एनर्जी पत्थर में चली गई। तो पत्थर में जो चली गई वही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। डन। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? कि एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। डन। अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, दूसरी कोई पोटेंशियल एनर्जी की अभी हमें डिस्कशन नहीं करनी है। अभी हम कौन से पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को, जैसे कि यहां से मैंने उठाकर 0 ग्राउंड लेवल पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको उठाकर मैंने एक हाइट पर रख दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ हो जाएगी। ओके, वैसे ही मैंने कहीं से ऑब्जेक्ट को उठाया और कोई ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रख दिया। कहां रख दिया? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो अब उसके अंदर रख दिया तो ऐसे ही थोड़ी रख पाऊंगा, मुझे तो वर्क करना पड़ेगा ना, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट को उठाया और यहाँ पर कोई ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके ओपोज में मैंने उसको रखा। सिंपल है, मुझे वर्क तो करना ही पड़ेगा और मेरा ही वर्क स्टोर्ड हो रहा है उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे वहां रखना हो जहां कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, कहां रखना है? जहां कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, वैक्यूम है, खत्म, मतलब कोई एनर्जी वहां पर लग ही नहीं रही है। वहां पर अगर मुझे ऑब्जेक्ट को रखना हो तो मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई ऑपोज करने वाला ही नहीं है, कोई ऑपोज करने वाला ही नहीं है। और वो कहां होता है? तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, याद करो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने इनफाइनाइट पे 0 कंसिडर की थी कि अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो उसकी एनर्जी कितनी है? 0। अब अगर उसको हम वहां से 0 एनर्जी से, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब ऐसा समझो कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, वहां पर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। ओके, अब उसको उठा के हम उस जगह पर ला रहे हैं जिस जगह पर ऑलरेडी कोई पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मतलब जैसे यहां पर कोई, ऐसा समझो हमारा ही सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम में किसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? सन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अभी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है स्पेस में उस जगह पर ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, जहां पे उसके ऊपर, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा।
कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। डन। अब जहां पर जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वहां से उठाकर अगर हमारे सोलर सिस्टम में वो ऑब्जेक्ट को आके रखना हो तो हमें तो वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्क नहीं करेंगे तो यहाँ तो कितने सारे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं और सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स तो सन का लग रहा है, तो सन तो अपोज तो करेगा ना, भाई क्यों आ रहा है तू मेरे घर में, लाइक दैट। तो वो उसके अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ेगा और वो जो हमने वर्क किया वही उसके अंदर स्टोर्ड हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर मान लो कि यहां पर ऑलरेडी सोलर सिस्टम में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, ओके, और उसको मैं कहां ले जा रहा हूं, उसको मैं इनफाइनाइट पे ले जा रहा हूं, तो मुझे ज्यादा कुछ वर्क करना पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पे तो वैसे ही कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं है, वहां पर तो ऑलरेडी जीरो है। जहां पर कोई रेजिस्टेंस करने वाला ही नहीं है तो वहां के लिए मुझे थोड़ी वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। वर्क कहां ज्यादा करना पड़ेगा? जहां पे ऑपोजिशन मिल रहा है, कोई रेजिस्ट कर रहा है, कोई ऑपोज कर रहा है। सिंपल है, ओके। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से लेकर के कोई ऐसी जगह पर रखा जाए जिस जगह पर उसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, तो इनफाइनाइट से वो जगह पर ऑब्जेक्ट को लाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क उसके अंदर स्टोर्ड हो जाता है एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? पक्का? ओके, चलो। सो ये है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये तो मैंने एक मास के लिए बताया। कोई एक मास है m1, उसको मैं लेके आ रहा हूं इनफाइनाइट से कहीं पर, तो उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन दो बॉडी हो तो, दो मास हो तो क्या, दो मास के बीच में भी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी। तो अगर दो मास है ऐसे m1 एंड m2 और उसके बीच में डिस्टेंस है r और मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u डिफाइन करनी है, तो उसका फॉर्मूला है -G(m1m2) डिवाइडेड बाय r। और यही फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। डन? ओके, सो दैट इज -G(m1m2) बाय r। ओके, अगर कोई 3 मास सिस्टम होता तो, ये तो 2 मास सिस्टम है। 1 मास के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, 1 मास के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय अस on the object to bring that object from infinite to that particular point. Done? तो हमें जितना वर्क करना पड़े वही उसमें स्टोर्ड हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। अच्छा, ये तो एक ऑब्जेक्ट की बात हो गई। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो अगर दो ऑब्जेक्ट है तो दो ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कैसे? अगर ये दो ऑब्जेक्ट के लिए हमारा ये फॉर्मूला, अभी 3 ऑब्जेक्ट हो तो जैसे कि m1 m2 m3 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए, उनके बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि सबकी देखो ग्रेविटेशनल, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबका होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम, डिपेंडिंग अपॉन द मास एंड ऑल, डिस्टेंस एंड मास। ये हमने देखा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में भी है, G(m1 m2) डिवाइडेड बाय r²। सबके, जैसे हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही डिस्कस किया था कि हमारी वजह से भी हम अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं किसी के ऊपर, फिर क्यों नहीं लग रहा है एंड और सारे रीजन के साथ हमने सब कुछ डिस्कस किया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि 3 ऑब्जेक्ट है, तो से m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, r12। m2 एंड m3 के बीच का डिस्टेंस क्या है, r23। एंड m1 एंड m3 के बीच का डिस्टेंस क्या है, r13। जो भी है वही सेम, ओके। जो ऑब्जेक्ट है उनके नंबरिंग के अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला है। तो अगेन अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो ये तीनों ऑब्जेक्ट का, पूरे सिस्टम का, तो सबका क्या कर देना है, सम कर देना है। तो पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखो यहाँ पे ये बताना भूल गया, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। हमने तो देखा ही है ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नेचर का होगा नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली हमेशा कौन सा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का। तो अट्रैक्टिव नेचर का जो भी फोर्स होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम नेगेटिव से ही शो करेंगे। अट्रैक्टिव नेचर का, ओके, उसको हम नेगेटिव से ही शो करेंगे। समझ में आ रहा है? ओके। अगर रिपल्सिव होगा तो हम पॉजिटिव से शो करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल कोई भी फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगा है, मास यहां है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मास के अंदर ही आ रहा होगा हमेशा। डन? ओके। तो वो माइनस साइन है। अगर 3 ऑब्जेक्ट ले लिए तो क्या होगा, तो तीनों का ही ऐसा फॉर्मूला लिखो, जैसे मैंने m1 और m2 लिया तो ये रहा फॉर्मूला। मैं अगर m2 और m3 ले रहा हूं तो वैसे ही G(m2
माइनस g(m2m3) डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस r23, खत्म। तो ये लिख लिया g(m2m3) r23 माइनस वाला। फिर m1 m3 के बीच में भी सेम फॉर्मूला और m1 m2 के बीच में भी सेम फॉर्मूला। बीच में एक्चुअली प्लस होता है लेकिन इनके आगे माइनस है इसलिए वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अदरवाइज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे हम देखे थे कि 3 ऑब्जेक्ट हो तो तीनों का ले लो, सबका सम कर दो। 4 होते, 4 जनरली पूछते नहीं, ये 3 तक का पूछेंगे, 2 का हमने बता दिया, 3 का भी होगा तो ऐसे होगा। अगर 4 बोले तो कितने होंगे, चलो पहले बताओ। 4 बोलेंगे तो इतने कितने कितने टर्म्स होंगे, 3 में 3 टर्म्स हो गए, तो 4 होंगे तो कितने टर्म्स होंगे, 2 है एक ही टर्म है, 3 है तो 3 टर्म है। अगर 4 मास ले लिए तो कितने टर्म्स होंगे, जस्ट इमेजिन और जस्ट थिंक। फाइनल वाला नहीं, ये कैसा है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ऐसे 3 टर्म है पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर 4 ऑब्जेक्ट ले लिए तो कितने टर्म होंगे, ये ऐसा पूछा शायद, वो बहुत ज्यादा, ये एकदम सिंपल वन, थोड़ा एवरेज लेवल का बनाना हो तो ऐसे 3 वाला पूछ लिया, ओके। और फिर टफ में क्या करोगे, तो टफ मतलब ये 3 भी नहीं, ये 4 तो देखा ही नहीं था, हाँ लेकिन पूछ लिया तो क्या करोगे, ये 3 लिए हुए, ऐसे 4 लेने हैं यार, तो कैसे, लेकिन कितने बनेंगे वो बताओ ना मुझे। 4 बनेंगे पक्का, नहीं 4 तो नहीं बनेंगे, सोचो ऐसे ही तो सोचना है। 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, 3 और 2 के बीच में, तो 2 और 3 वाला ले लिया। चलो बताता हूँ, हाँ टीशा कुछ आया क्या, देखो जैसे कि ये मेरा चौथा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया मैंने, ओके। तो अभी 1 और ये 4 के बीच में भी तो लगेगा, m4 ले लो, डन। तो 1 और 4 के बीच में भी लगेगा, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, r14, डन, ओके। तो 2 और 4 के बीच में नहीं लगेगा क्या, लगेगा ना वो भी, तो ये क्या हो जाएगा, m2 m4 के बीच में, और ये कितना हो जाएगा, r24, डन। और इनके बीच में भी तो लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, r34। तो 4 का सबके साथ लगेगा, जैसे 1 है तो 1 का 2 के साथ भी लगा, 1 का 3 के साथ भी लगा। जैसे 2 है तो 2 का भी 1 के साथ लगा, 2 का भी 3 के साथ लगा। 3 है तो 3 का भी 1 के साथ लगा, 3 का 2 के साथ लगा। तो अगर 4 होगा तो 4 का भी 1 के साथ भी लगेगा, 2 के साथ भी लगेगा, 3 के साथ भी लगेगा, डन। तो टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, 6 टर्म्स हो जाएंगे। ये 3 तो है ही, और बाकी 3 हो जाएंगे माइनस g m1 m4 अपॉन डिवाइडेड बाय r14 माइनस g m2 m4 डिवाइडेड बाय r24 माइनस g m3 m4 डिवाइडेड बाय r34, डन, ओके। ये तो बहुत टिपिकल करना हो तो, मोस्ट प्रोबेबल केस में ऐसा होगा नहीं, लेकिन होगा तो हमें तो सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट 2 लेने हैं, 2 का ही फॉर्मूला पता है ना तुम्हें, तो 2 के पैर बनाते जाओ। बोल दे 5 ऑब्जेक्ट ले लो, अरे कोई बात नहीं भाई, हम देख लेंगे कि किसकी किसकी पैर बन रही है, डन। पैरिंग बनानी है, अंडरस्टूड, ओके। चलो क्लियर कर दे, चलो अब और एक बात, क्या मान लो कि ये मेरा मास m है और वो मेरे मास का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके टॉवर्ड्स में ही होगा, इनसाइड ही होगा, तो ये इनसाइड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ये मास से कोई r डिस्टेंस पर एक पॉइंट पर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता है। क्या पता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता है। तो अगर मुझे कोई पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता होगा, और अगर मुझे वही पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो सिंपली मैं अपने मास को वहां से वहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या बोल रहा हूं, इफ आई वांट टू फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वेयर आई एक्चुअली नो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, मतलब v पता है मुझे,
तो v पता है तो u कैसे पता करेंगे? v को सिर्फ मास से मल्टीप्लाई कर लो, तो v को सिर्फ मास से मल्टीप्लाई कर लोगे तो मुझे u आ जाएगा, वही तुम्हारा वर्क डन है, वही तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर से बोल रहा हूं, क्या अगर कोई भी पॉइंट पर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू पता है, से v, ओके, और अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वैल्यू पता है मुझे, तो अगर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा? सिंपली उसको मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? श्योर? ओके, क्लियर कर दूं? ओके, तो ये था पूरा हमारा कंसेप्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। समझ में आ गया? देखो ये चैप्टर में बुक में पर्टिकुलरली बहुत लंबा लंबा लिटरेचर गिवन है, ओके, और वो तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि क्या है ये सब, लेकिन कंसेप्ट बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। वही सेम जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमने देखा तो बहुत लंबा लंबा और वो सब लिखा हुआ होगा, लेकिन हमने कितने इजीली सब में देख लिया कि भाई स्ट्रेस के टाइप इतने हैं, स्ट्रेन के टाइप इतने हैं, और ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, ओके। तो वैसे ही सिंपल वे में ही याद रखो, डन। कंसेप्ट तो वैसे ही समझोगे ना। हाँ, अगर तुम्हें थियरी लिखनी है तो उसमें तुम्हें पर्टिकुलरली हम जो ये समझ रहे हैं वो सब चीजें वर्डिंग में लिखनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? ओके, लेकिन कंसेप्ट अच्छे से समझ गए, फिर बुक का तुम पढ़ सकते हो, लेकिन बुक में से कितना पढ़ना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। फिर एक्स्ट्रा चीजें थियरी में लिखोगे तो उसके मार्क्स मिलेंगे नहीं। ओके, सो आई एम ट्राइंग दैट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, मीन्स से इन द 12th वी विल मेक सम नोट। ऐसे ये नोट्स है तो ये कंसेप्चुअल नोट है। कंसेप्चुअल नोट मतलब क्या क्या कंसेप्ट है, और मेरे ये नोट एक्चुअली मेरे लिए है कि मुझे ये कंसेप्ट तुम्हें समझाने हैं, और तुम्हारे लिए भी ये नोट है। जो मेरे लिए वो तुम्हारे लिए तो होगा ही, ये तुम्हारे लिए भी नोट है क्या, कि ये सारे कंसेप्ट है, ये हमने समझ लिए, इतना इजी है। लेकिन मैं जो दूसरी नोट्स की बात कर रहा हूँ वो कौन सी नोट्स? एग्जाम की नोट्स। भाई ये कंसेप्ट समझ गए, अभी राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या लिखना है सर? ओके, तो वो तो बुक में जो लिखा हुआ है वो लिखना है। सर बुक में तो 3 पेज लिखे हुए हैं, तो 3 पेज नहीं लिखने हैं। ओके, सो आई एम ट्राइंग, ओके, आई एम वर्किंग ऑन इट। मोस्ट प्रोबेबल केस में तो हो ही जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल केस में हम वो वैसा स्टार्ट कर देंगे। सो मैं ही दे दूंगा तुम्हें कि ये चैप्टर है, ये रही उसकी नोट्स, क्वेश्चन ही बना के दे दूंगा। क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, तुम्हें सिर्फ याद रखना है। कंसेप्ट तो हम समझेंगे ही, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, 3 स्टेजेस में तुम्हारा पढ़ाई को इवेल्युएट किया जाएगा, जज किया जाएगा। कौन सा? पहला स्टेज है हमारा समझना, कंसेप्ट को समझना। वहां पे मेजर काम मेरा है कि तुम्हें कंसेप्ट को समझ में, मतलब तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आ रहा है और तुम मुझे बोल रहे हो सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, सो यहाँ पे मेरा काम ज्यादा है, ओके, कि भाई मैं कोई भी मेथड चेंज कर दूं या कोई दूसरा एग्जांपल दूं और तुम्हें कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुसाऊं, भाई ऐसा है, ओके। तो यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया, दैट डज नॉट मीन कि अभी जंग जीत गए, नहीं, अभी बाकी है। ओके, क्या बाकी है? वही कंसेप्ट जो तुम ऑलरेडी समझ चुके हो, तुम्हें पता चल गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उसको तुम्हें घर पर सेल्फ स्टडी करनी है। सर कंसेप्ट तो समझ लिया, अब सेल्फ स्टडी क्यों करनी है? सेल्फ स्टडी इसलिए करनी है कि उसमें अगर एग्जाम में पूछा जाए तो लिखना क्या है वो याद करना है। याद करना है मतलब इन शॉर्ट रट्टा मारना है। अगर पहले स्टेप को स्किप करके तुम डायरेक्टली रट्टा मारने गए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वो रट्टा मारा हुआ 2-3 दिन में भूल जाओगे। जैसे कि आज कल तुम्हारी एग्जाम है, आज सिलेबस चला हो ना चला हो, आज पढ़ लिया, कल एग्जाम में छाप भी दिया, मार्क्स भी आ गए, लेकिन तुम्हें पूछोगे, जब मार्क्स आए तभी पूछेंगे ये तुम्हें समझ में आया? नहीं, वो तो लिख दिया था, एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था, लिख दिया था, मार्क्स आ गए। तुमने फील किया ही होगा, एक्सपीरियंस किया ही होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि वो तुमने समझे बिना रट्टा मार लिया था, और शायद पूछे तो याद भी ना हो, अभी याद नहीं है, वो तो उस टाइम पे याद था। ओके, लेकिन समझा हुआ है तो तुम्हारे दिमाग में ही रहेगा। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब इनफाइनाइट पे 0 होती है, वहां से तुम कहीं पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां पर लेके आओगे, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं सर। फॉर्मूला -G m1 m2/r, बस वही है।
अगर 3 ऑब्जेक्ट होंगे तो तीनों के पेयर बना होगी, जितनी भी पेयर बनेगी तो 3 ऑब्जेक्ट होंगे तो 3 पेयर, मतलब ऐसे 3 टर्म्स बन रही है, 4 ऑब्जेक्ट होंगे तो 6 मतलब टर्म्स बनेगी। डन। ओके, तो वो कंसेप्ट समझ गए तुम, कंसेप्ट समझ गए। लेकिन कंसेप्ट के बाद सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया, याद करना, सेल्फ स्टडी करके याद करना। तो पहले स्टेप में मेजर रोल मेरा है, सेकंड स्टेप में एंड थर्ड स्टेप में मेजर रोल स्टूडेंट का है। ओके, और फिर आता है थर्ड स्टेप, सर पढ़ाई भी कर ली, रट्टा भी मार लिया, समझ भी लिया, समझने के बाद रट्टा मारा, अब लिखो। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में आ गया, हमने याद भी रख लिया, लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, या फिर लिख पा रहे तो उतना नहीं लिख पा रहे हैं जितना याद रखा था। 2 पेज याद रखे थे, 1 पेज लिख पा रहे हैं। ओके, तो वहां पे क्या चाहिए, फिर वहां पर प्रैक्टिस चाहिए लिखने की, कि रिकॉल, तुमने याद तो कर लिया लेकिन वर्बली याद किया ना सब कुछ के सर ऐसे 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 ऐसे, वो वर्बली है, मेंटली है सब। अब ऑन पेपर लाओ, फिजिकल में लाओ, ऑन पेन पेपर लिखो, लिख कर प्रैक्टिस करो, टेस्ट में और एग्जाम में नहीं, घर पर सेल्फ स्टडी के बाद। ये सेल्फ स्टडी का ही पॉइंट है, सेल्फ स्टडी के बाद लिख कर प्रैक्टिस करो, और वो कर लिया तो ये तुम्हारा थर्ड स्टेप था। नाउ यू कैन गिव द एग्जाम और नाउ यू कैन गिव द टेस्ट। वैसे पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना 12th में। ओके, इसलिए अभी तो मैंने 11th में तुम्हें थोड़ा भी ज्यादा स्ट्रेस दिया ही नहीं, थोड़ा भी क्या, मैंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं कि एकदम जो बहुत हार्ड एंड फास्ट पढ़ो, ये करो वो करो। मुझे पता चलता है तुम कितना मतलब घूमने जा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, बट करो। क्यों, अभी 10th खत्म हुआ था, वहां पे मुझे पता है तुम लोग ने स्टडी की थी। ओके, रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट देख के मुझे नहीं, मैं ऐसे नहीं जज करूंगा कि हाँ तुम्हारे परसेंटेज आए मतलब मेहनत की थी, परसेंटेज नहीं आए मेहनत नहीं की थी। नहीं, वो मेहनत की थी, सबके परसेंटेज आ जाए जरूरी नहीं है। वो 3 घंटे में मेहनत तो है, साथ में प्लस कंडीशन अप्लाई में तुम्हारा लक भी है वो लक है भाई, 3 घंटे में पूरे साल का लिखना है, इट्स नॉट अ जोक 3 घंटे में पूरे साल में जो स्टडी की वो लिखना है, पूरी की पूरी बुक में जो लिखा हुआ है उसका कंक्लूजन तुम्हें लिखना है 3 घंटे में। ओके, तो वो कोई लिख पाता है, कोई नहीं लिख पाता, वो इंटेलिजेंट का क्वेश्चन चेक नहीं कर सकते उसके बेस पे। ओके, तो कहने का मीनिंग है भले ही तुमने स्टडी, मुझे पता है स्टडी की थी, तो दैट्स इट। 11th में ज्यादा कुछ प्रेशर कुछ भी नहीं। ओके, घूमो फिरो ये वो सब कुछ। 12th में फिर अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देनी है, कि जैसे 10th था वहां पे थोड़े रिस्ट्रिक्शन थे, पढ़ाई करनी है ये वो, सारे रिस्ट्रिक्शन पेरेंट्स को और टीचर को बताए नहीं ना पड़े तुम्हें, भाई मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा मत करना, ऐसा। अरे तुम खुद ऐसे ही करो कि टीचर शॉक, पेरेंट शॉक, क्या बात कर रहे हो, खाने नहीं जा रहे हो, पार्टी में नहीं जा रहे हो, क्यों, अरे सो नहीं जा रहे हो, अभी तक पढ़ रहे हो, इतने जल्दी कैसे उठ गए, सूरज कहां से निकल गया, उनको शौक होना चाहिए। ओके, पेरेंट्स को, टीचर को, अरे क्या बात है, मैंने तो पढ़ाई के लिए बोला भी नहीं, तुम तो याद करके आ गए, सामने से बोल रहे हो टेस्ट ले लो, लाइक दैट। ओके, वो तुम्हें इनिशिएशन करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। ओके, तो ये 3 स्टेप्स कंटिन्यूअसली फॉलो करना। ये समझ में आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या समझा हमने, कोई एक ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट, जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, वहां से कोई एक पॉइंट पर लाने के लिए, जहां, कौन से पॉइंट पे, जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है, फिर जहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पे ही कोई दूसरा पॉइंट है, वहां पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, तो यहां से यहां ले जाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, और दूसरा एक पॉइंट है वहां पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, तो यहां से यहां ले जाने के लिए कोई वर्क करना पड़ता नहीं है। लेकिन जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, वहां से तुम उसको कहां ले जा रहे हो, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहां ले जाने के लिए तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क ही उसके अंदर स्टोर्ड हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे। उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया, 2 ऑब्जेक्ट के लिए, 3 ऑब्जेक्ट के लिए, मैक्सिमम 4 पूछ लेंगे तो 4 के लिए भी हम लिख सकते हैं, पेयरिंग ही करनी है तुम्हें। और अगर जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहां पर कोई एक पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है कितना, वो तुम्हें पता है, V कितना है वो तुम्हें पता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, वो V को सिर्फ मास से मल्टीप्लाई कर लो,
मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। डन, समझ में आ गया? पक्का? ओके।